नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस ने एक बुक पब्लिश की है, जिस बुक में इनने सारे इस्लामिक नेशंस को क्रिटिसाइज किया है कि वो चाइना को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। साथ ही साथ इस बुक में आईएसकेपी ने चाइना को थ्रेटन किया है, चाइना पे अटैक करने की बात की है। क्या है ये पूरा मामला, हम लोग देखेंगे इस वीडियो में आगे। उसके अलावा ये जो आईएसकेपी ग्रुप है, इसको ऐसा कहा जा रहा है कि आज के टाइम में ये सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, और कैसे ये धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है इस रीजन में, और इसके पास पोटेंशियल है कि ये इस रीजन की सारी कंट्रीज जैसे कि चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, यहाँ तक कि ईरान भी हो गया, इन सबको ये तबाह कर सकता है, यानी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अगर आप लोग को लगता है कि इस ग्रुप के नाम में क्योंकि इस्लामिक स्टेट है इसलिए ये सिर्फ नॉन मुस्लिम कंट्रीज यहाँ पर जो है सिर्फ उन्हीं के लिए खतरा है, बाकी मुस्लिम कंट्रीज को इससे खतरा नहीं है या फिर उतना खतरा नहीं है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि हाल ही में इसने अपने एक पब्लिकेशन में ये स्टेटमेंट दिया था कि ईरान जो है वो दूसरा सबसे बड़ा थ्रेट है इस्लाम के लिए, सऊदी अरेबिया के बाद और पाकिस्तान से पहले। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि सिर्फ नॉन मुस्लिम कंट्रीज नहीं, बाकी जो ज्यादातर यहाँ की मुस्लिम कंट्रीज भी हैं इस रीजन की, वो भी इससे थ्रेटन फील कर रही हैं और बहुत ज्यादा इसको एज अ सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न की तरह देख रही हैं। और साथ ही साथ हाल में ये जो ग्रुप है इसने काफी ज्यादा एग्रेसिव स्टैंड लेना शुरू किया है इस रीजन की सारी कंट्रीज के खिलाफ। क्या ये पूरा इशू है और ये ग्रुप आखिर है क्या, और क्यों ये सारी सेंट्रल और सदर्न एशियन कंट्रीज के लिए एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है, ये सब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। उसके अलावा और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। साल 2014 में अफगानिस्तान तालिबान के बहुत से लोगों ने तालिबान को छोड़ दिया और अपना एक ग्रुप बनाया। इसमें तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान का तालिबान और अलकायदा के फाइटर्स भी आगे जुड़ गए, और ये सब देखते हुए आईसिस यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जो है उसने इस ग्रुप से बात करना शुरू किया, और 2015 के जनवरी में फिर ये डिक्लेयर कर दिया इस्लामिक स्टेट ने कि हम लोग ने अपना खोरासान प्रोविंस एस्टेब्लिश कर लिया है इस ग्रुप के अंदर। यानी कि इस ग्रुप ने आईसिस को अपना एलिजेंस देना शुरू कर दिया और ये ग्रुप उसके अंदर आ गया है, और इसका नाम रखा गया इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस। दरअसल आईसिस या फिर आईसिल कह लीजिए, ये जो ग्रुप है इसके बारे में आप लोग ने पहले भी सुना होगा। ये चाहता है कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, यानी कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं और उससे ज़्यादा भी, ये अपना एरिया बताता है और ये कहता है कि ये पूरा रीजन जो है वो एक कैलिफेट के अंदर होना चाहिए। इस पूरे रीजन को ये एक सिंगल यूनिट एक कैलिफेट के अंदर एस्टेब्लिश करना चाहता है, जैसे कि पहले पुराने मुस्लिम कैलिफेट हुआ करते, उमैयद, अब्बासीद, रशीदुद्दीन कैलिफेट, उनके तर्ज पे। इन शॉर्ट ऐसे समझ लीजिए कि आईसिस जो है वो कहता है कि ये पूरा एरिया है, ये एक यूनाइट होगा, इसके अंदर शरिया लॉ चल रहेगा, इस्लामिक कानून के थ्रू इनके अंदर रूल किया जाएगा, एक कैलिफेट के अंदर होगा। और खोरासान के बारे में अगर आप लोग को बताऊं तो नॉर्थ ईस्ट ईरान हो गया, साउथ तुर्कमेनिस्तान हो गया, नॉर्थ अफगानिस्तान हो गया, और भी जो सराउंडिंग रीजन है इसको पहले खोरासान कहा जाता था। तो आईसिस कहता है कि ये पूरा हमारा कैलिफेट है, और इस कैलिफेट के अंदर ये खोरासान वाला जो स्टेट है या प्रोविंस है, इसके रूलर है ये आईएसकेपी यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस। ना अब इस खोरासान रीजन में जो कंट्रीज है, जाहिर सी बात है उनको और उनकी बाउंड्रीज को आईएसकेपी मानेगा नहीं। ये तो कहता है कि ये जो पूरा रीजन ही है ये आईसिस के अंदर आता है, यानी कि इस्लामिक स्टेट है ये, और इसका सिर्फ एक ही कैलिफेट है जो कि इस पूरे रीजन का रूलर है। साथ ही साथ आईसिस जो है ये एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, शिया मुस्लिम को तो ये मुस्लिम भी नहीं मानता है। इसका मानना है कि जो शिया मुस्लिम है वो सबसे बड़े दुश्मन है इस्लाम के, और साथ ही साथ ये सुन्नी यूनिटी की भी बात करता है। तो इसी वजह से, इसके इसी बिलीफ की वजह से आईएसकेपी को इस समय इस रीजन की सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये सब इसको एक बहुत बड़े खतरे की तरह देखती हैं। लेकिन इस रीजन की जो वीक पॉइंट्स है, जो कमियां हैं यहाँ पर इन कंट्रीज के अंदर, जो अनस्टेबिलिटी है, उसका फायदा उठाते हुए लगातार ये अपना जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ाता जा रहा है इस रीजन में। अलग अलग माध्यम से अपना प्रोपेगेंडा, अपना एजेंडा जो है ये बहुत एग्रेसिवली प्रमोट कर रहा है, ताकि इसका जो सपोर्ट बेस है वो धीरे धीरे बढ़ता रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग अब इसकी विचारधारा में जुड़े। अपने इसी प्रोपेगेंडा को रन करने के लिए इसने अपना न्यूज मीडिया हाउस भी बना रखा है जिसका नाम है अल अज़म। और सिर्फ यही नहीं, इस अल अज़म के अंदर रीजनल मीडिया हाउस भी हैं जो कि रीजनल लैंग्वेज जैसे कि मलयालम, हिंदी, फारसी, ताजिकी और भी बाकी लैंग्वेज में अपने जो कंटेंट होते हैं वो पब्लिश करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि आईसिस के अलावा ये एक लौता टेररिस्ट ग्रुप है इस समय जिसके पास इतने बड़े लेवल पे पब्लिकेशन और नेटवर्क है।
चाइना में यूगर मुस्लिम का इशू आप लोग को पता ही होगा। यूगर लोग जो हैं वो इथनिकली टर्किक ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। सेंट्रल और ईस्टर्न एशिया रीजन में ज़्यादातर ये लोग रहते थे और चाइना के नॉर्थ वेस्ट में जो सिंगजियांग प्रोविंस है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा यूगर मुस्लिम रहते हैं। चाइना पे अक्सर ये इल्ज़ाम लगता है कि वो इन यूगर मुस्लिम पे अत्याचार करता है, इनको अच्छे से ट्रीट नहीं करता है। काफ़ी लिमिटेशन लगा रखी है इन सब पे। ये लोग अपनी जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसको भी खुल के नहीं कर सकते हैं। इस बारे में पाकिस्तान जो है वो हमेशा चुप रहता है, भले ही वो अपने आप को ऐसे मुस्लिम्स का सोल रिप्रेजेंटेटिव समझता है, लेकिन बाकी कंट्रीज जो हैं जैसे कि टर्की और वेस्टर्न कंट्रीज इसके लिए चाइना को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करती हैं। और अब इसी लिस्ट में ISKP भी है। इसके साथ ही साथ अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट बनने के बाद ये जो ISKP है ये तालिबान से भी नफरत करता है, जिसके कई कारण है। जैसे कि सबसे पहला तो क्योंकि तालिबान अब पावर में है, उसके कुछ नेशनलिस्ट ऑब्जेक्टिव भी हैं, यानी कि अफगानिस्तान के भले के लिए भी वो कुछ काम करना चाहता है। हालांकि वो भी इस्लामिक और शरिया रूल की ही बात करता है अफगानिस्तान में, लेकिन सिर्फ इस्लामिक और शरिया रूल ही उसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब अफगानिस्तान के भी भले का वो काम करना चाहता है और उसका मानना है कि अफगानिस्तान के भले के लिए जो ठीक है वो सही है, बाकी सब गलत है। लेकिन ISKP तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया इंडिविजुअल कंट्री का जो कॉन्सेप्ट है वही नहीं मानता है। ये कहता है कि ये जो पूरा रीजन है ये एक कैलिफेट के अंदर है, इसीलिए ये तालिबान पे इल्जाम लगाता है वो एंटी इस्लामिक होता जा रहा है। साथ ही साथ तालिबान जो है वो सेक्टेरियन डिफरेंस यानी कि शिया सुन्नी का जो डिफरेंस है उसको नहीं मानता। वो ऐसा नहीं मानता कि शिया सुन्नी जो है वो अलग अलग है, वो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल नकारता है। और वहीं पर ये जो ISKP है ये जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ में बिलीव रखता है। इसका जो कोर बिलीफ है वही ये है कि शिया मुस्लिम जो है वो खतरा है इस्लाम के लिए। फिर दोनों में थोड़ा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस भी है। तालिबान जो है उसकी आइडियोलॉजी जो है वो अफगानिस्तान पश्तूनी वाली कोड से पता चलता है। इस कोड में तालिबान ने बोला है कि हमारा जो सोल ऑब्जेक्टिव है वो है अफगानिस्तान में रूल करना, और वहीं ISKP जो है वो सलाफी जिहादी आइडियोलॉजी में बिलीव रखता है। इन्हीं सब रीजन की वजह से ये दोनों ग्रुप जो है इनमें टसल है, और पावर में आने के बाद कई ISKP फाइटर्स को तालिबानियों ने अपने ऑपरेशन का टारगेट भी बनाया है और कई लोगों को अरेस्ट किया गया है, डिटेन कर दिया गया है। और अफगानिस्तान ये भी कहता है कि हम लोग अपनी जो धरती है वो किसी को इस्तेमाल करने नहीं देंगे किसी गलत काम के लिए दूसरे कंट्रीज के खिलाफ। इसलिए भी ISKP को ये अफगानिस्तान से हटाना चाहता है और उसके लिए एक्शन लेता है। और क्योंकि चाइना का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में, जैसे कि आमू दरिया ऑयल प्रोजेक्ट हो गया, चाइना का कॉपर माइन में इन्वेस्टमेंट हो गया, और भी कई ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो चाइना यहाँ पर प्लान कर रहा है या फिर ऑलरेडी कर चुका है। और साथ ही साथ उसका जो CPEC प्रोजेक्ट है यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसको भी वो एक्सटेंड करना चाहता है अफगानिस्तान तक। इसलिए चाइना भी चाहता है कि अफगानिस्तान जल्दी से जल्दी ISKP को खदेड़ दे अपनी कंट्री से, और तालिबान को ये बोलता भी है कि अगर आप लोग को हमारा इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हमारी जो सिक्योरिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर करो। और ISKP को लगता है कि ये जो तालिबान है और ये और भी ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है चाइना के इन्वेस्टमेंट की वजह से या फिर चाइना के सपोर्ट की वजह से। इसीलिए जितने भी चाइनीज प्रोजेक्ट हैं अफगानिस्तान में या फिर चाइनीज जो ऑफिशियल्स हैं अफगानिस्तान पे उन पे अटैक करता है ISKP, और यही कारण है कि तालिबान से और चाइना से इसकी दुश्मनी बनी हुई है। साथ ही साथ चाइना को डर है कि उसका जो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट है यानी कि यूगर मुस्लिम का जो मूवमेंट है जो चाइना के इस ऑपरेशन के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उसके फाइटर्स कहीं ना ज्वाइन कर ले ISKP या फिर उनको सपोर्ट ना मिलने लगे ISKP से, नहीं तो चाइना भी टेररिज्म का शिकार हो जाएगा। यही कारण है कि चाइना और अफगानिस्तान दोनों इस ग्रुप को बहुत बड़ा खतरा मानते हैं। और ये तो है सिर्फ चाइना और अफगानिस्तान की बात। इसके अलावा अगर हम लोग सेंट्रल एशियन रीजन में देखें तो यहाँ का क्या पिक्चर है कि जब USSR डिसॉल्व हुआ उसके बाद से ही जितनी भी कंट्रीज बनी उनके बॉर्डर बहुत ज़्यादा डिफाइन ना होने की वजह से बॉर्डर टेंशन हमेशा बना रहा उनमें। साथ ही साथ इन कंट्रीज की इकोनॉमी भी बहुत टाइम से स्टैग्नेंट ही रही है। इसीलिए ये कंट्रीज जो हैं उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ये उतने ज़्यादा आज के टाइम में कैपेबल नहीं है कि ये ISKP को काउंटर कर सके। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता ISKP इनका जो ऑब्जेक्टिव है पूरा एक कैलिफेट बनाने का उसके लिए। वो लोग जो यहाँ की गवर्नमेंट से खुश नहीं है या फिर यहाँ की इकोनॉमी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी ना होने की वजह से परेशान है, उनको ये बहुत आसानी से रिक्रूट कर लेता है अपने अंदर और उनके थ्रू फिर अपना ये इन्फ्लुएंस बढ़ाता है इस रीजन में और टेररिस्ट गतिविधियों को अंजाम देता है। बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा अपने जो मीडिया हाउस है उसका इस्तेमाल करके इस रीजन में फैलाता है ताकि अनस्टेबिलिटी बना सके यहाँ पर, और जो रेबल ग्रुप है या फिर इंसर्जेंट ग्रुप है इस एरिया में उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है। IMU यानी इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान ने हाल में ही अपना जो एलिजेंस है वो डिक्लेयर किया है कि वो आईसिस के साथ है।
ये इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्लामिक आइडियोलॉजी के थ्रू उज्बेकिस्तान को चाहता है कि वो रन करे और यहाँ की गवर्नमेंट को टॉपल करना चाहता है एक हार्ड कोर कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये एक बहुत बड़ा सक्सेस है आईसिस के लिए या फिर आईएसकेपी के लिए कह लीजिए। और भी ऐसे ही वो लगातार कोशिश कर रहा है इस रीजन में अनस्टेबिलिटी को और बढ़ाने के लिए, ताकि वो अपना जो बेस है उसको और यहाँ पर कंसोलिडेट कर सके। साथ ही साथ आईएसकेपी जो है वो स्टेब्लिश है यानी कि उसका जो मेन बेस है वो है ईस्टर्न अफगानिस्तान में, लेकिन यहाँ से वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज पे डायरेक्ट अटैक भी कर चुका है। उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान दोनों कंट्रीज में आईएसकेपी अफगानिस्तान से कई रॉकेट फायर कर चुका है इन कंट्रीज पे। प्लस ये जो सेंट्रल एशिया को थ्रेट है आईएसकेपी से, ये यहीं नहीं खत्म होता। रशिया की हाल में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जब अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट इस पे सख्ती दिखाएगी, आईएसकेपी के जो मिलिटेंट्स है उनको भगाएगी यहाँ से, तो ये लोग भाग के कहीं और नहीं जाएंगे बल्कि सेंट्रल एशिया में ही जाके अपना बेस क्रिएट करेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग ईरान की बात करें तो जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आप लोग को बता दिया, ये लोग कहते हैं कि ईरान जो है वो दूसरा सबसे बड़ा खतरा है इस्लाम को, और शिया मुस्लिम्स को भी कहते हैं ये लोग कि वो सबसे बड़ा खतरा है इस्लाम के लिए। तो ईरान से जो इनकी दुश्मनी है वो आती है इनके सेक्रेटेरियन बिलीफ की वजह से। साथ ही साथ क्योंकि तालिबान जो है वो सेक्रेटेरियन डिफरेंस में बिलीव नहीं रखता है और दोनों ईरान और तालिबान एक दूसरे को हेल्प करते हैं आईएसकेपी के अगेंस्ट में, इसीलिए अफगानिस्तान और ईरान दोनों को आईएसकेपी एक दुश्मन की तरह देखता है। तालिबान पे भी ये लगातार इल्जाम लगाता है कि देखो ये लोग जो है वो हेरिटिकल व्यूज प्रमोट कर रहे हैं, शिया को ये लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं और सलाफी मुस्लिम्स को ये लोग टॉर्चर करते हैं। हाल में ही तालिबान ने एक शिया मुस्लिम को अफगानिस्तान में एक रीजन का गवर्नर अपॉइंट कर लिया था, तो इस मुद्दे को भी इसने काफी बढ़ चढ़ के उठाया इससे फायदा लेने के लिए। हालांकि ये जो गवर्नर था बाद में इनको मार दिया गया, तालिबानियों ने ही इनको मार दिया ये कह के कि ये रेबेलियन कर रहे थे, यानी कि बगावत करने लगे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आईएसकेपी जो है ये फतवा भी जारी कर चुका है कि जो भी शिया मुस्लिम्स की वर्शिप की प्लेस है उसको टारगेट करना चाहिए और जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी भी वर्शिप प्लेस को टारगेट करना चाहिए। ये लोग ईरान को अपोस्टेसी कहते हैं और फारसी लैंग्वेज में इनका जो मीडिया है उसके थ्रू ईरान के बारे में फारसी में ही और उन सुन्नी मुस्लिम्स के बारे में भी जो ईरान को और शिया मुस्लिम्स को सपोर्ट करते हैं उनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा हेट बिलीफ नहीं रखते, ये क्रिटिसाइज करता है। इसके बाद हम लोग अपने रीजन यानी कि साउथ एशियन कंट्रीज की बात कर लेते हैं। इस रीजन में पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही इससे बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। अफगानिस्तान से जो इशू है वो तो मैंने बता ही दिया आप लोग को। प्लस पाकिस्तान में क्या है कि आप लोग को पता होगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी हाल में बहुत ज्यादा वीक है, प्लस वहां पर रिसेंटली फ्लड भी आया था जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी और भी ज्यादा वीक हो गई है। और दुनिया जो है वो चलती है पावर पे। जिस कंट्री के पास पावर नहीं है वहां पर होगा क्या कि इस तरीके की कोई और ग्रुप धीरे धीरे ब्रीड करना शुरू कर देगी और वो पावरफुल बन जाएगी। इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान के पास ना इस समय ना इकोनॉमिक पावर है ना ही मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए इन लोग को पूरा फ्री ग्राउंड मिल गया है पाकिस्तान में। इंडिया में आप लोग को पता होगा कि कश्मीर का इशू जो है उसको ज्यादातर बाहर रिलीजन इशू से जोड़ दिया जाता है। भले ही इंडिया के जो मुस्लिम्स है वो लोग भी कश्मीर को चाहते हैं इंडिया का ही पार्ट बना रहे, लेकिन फिर भी बाहर इसको दिखाया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है और कश्मीर जो है वो एक मुस्लिम रीजन है, इसलिए वो पाकिस्तान के पास होना चाहिए। तो इसी की वजह से कुछ लोगों के बीच में सेटिस्फेक्शन है जिसका फायदा ये आईएसकेपी उठाना चाहता है। साथ ही साथ इंडिया में बीजेपी जो कि एक नेशनलिस्ट पार्टी है वो पावर में है और उस पे अलग अलग रीजंस की वजह से कई इल्जाम भी लगते हैं कि ये मुस्लिम्स के खिलाफ अत्याचार करती है, उनको टॉर्चर करती है, उनको बराबर अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है। इस चीज को भी पूरी तरीके से कैपिटलाइज करने की आईएसकेपी कोशिश करता है। कई ऐसी न्यूज आई है पास्ट में जिसमें यह पता लगा है कि जो इंडियंस है वो जाके रिक्रूट हुए हैं इस्लामिक स्टेट में, और ऐसे ही और अपना बेस बढ़ाने के लिए ये इंडिया की जो लोकल लैंग्वेज है जैसे कि हिंदी हो गया, मलयालम हो गया और बाकी सब लैंग्वेज में भी अपना जो कंटेंट होता है वो पब्लिश करता है। मलयालम यहाँ पर इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा जो ऐसी न्यूज आई है कि इंडियंस ने जाके आईसिस को ज्वाइन किया है वो ज्यादातर केरला से ही आई है। तो इंडिया में केरला एक बहुत ही ज्यादा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है इस तरीके के काम के लिए। और ऑब्जेक्टिव यहाँ पर भी सेम है कि पूरा जो इंडिया है या फिर पूरा जो पाकिस्तान अफगानिस्तान ये सब है, इस सब को कैलिफेट के अंदर में लेके आना है और यहाँ पर इस्लामिक लॉ यानी कि शरिया लॉ को एस्टेब्लिश करना है। किसी भी और रिलीजन को ये धिमीज का भी स्टेटस देने के लिए तैयार नहीं है। धिमीज मतलब होता है कि पहले के मुस्लिम एम्पायर्स जो होते थे उसमें नॉन मुस्लिम्स को कहा जाता था धिमीज। इन लोग को एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता था जिसके बदले में इनको स्टेट से सिक्योरिटी मिलती थी। कुल मिला के जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको ऐसे समझिए आप लोग कि ज्यादा टैक्स देना पड़ता था जबकि मुस्लिम्स को ये टैक्स नहीं देना पड़ता था। इंडिया में भी हिंदूज जो थे उनको मुगल टाइम में जजिया और बाकी तरीके के एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता था जिसके बदले में स्टेट उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उठाता था।
तो ये स्टेटस भी देने के लिए जो आईएसकेपी है वो तैयार नहीं है, यानी कि वो कहता है कि जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं उनको तुरंत खत्म कर डालो। ऐसा उसने बहुत किया है अफगानिस्तान में। काबुल में गुरुद्वारा पे कई अटैक हुए। 2020 में काबुल में एक सिख गुरुद्वारा पे अटैक हुआ था और इस अटैक में जो मिलिटेंट शामिल था उसको आईएसकेपी ने नाम दिया है अबू खालिद अल हिंदी। यहाँ अल हिंदी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो इंसान है ये इंडियन सी है, इंडिया से जाके रिक्रूट हुआ है आईसिस में। उसके अलावा नुपुर शर्मा का जो प्रॉफिट के अगेंस्ट में रिमार्क था उसके बाद भी इस ऑर्गेनाइजेशन ने रिवेंज लेने की बात की थी इंडिया के खिलाफ, और ऐसा किया भी इन लोगों ने। काबुल में ही फिर से गुरुद्वारा पे अटैक हुआ जिसमें काफी ज्यादा जान और माल का नुकसान हुआ। दरअसल सिख जो है उनको और हिंदू को एक ही समझा जाता है बाहर पे। इसके अलावा और भी ज्यादा रिक्रूटमेंट करने के लिए इंडिया से, पाकिस्तान से, इस पूरे रीजन से इन लोग ने क्या किया कि वॉइस ऑफ खोरासान एक इंग्लिश लैंग्वेज की मैगजीन है इनकी, उसमें यहाँ के जो लोग हैं जो आईएसकेपी में जाके ज्वाइन किए हैं, टेररिज्म फैलाया, उनको ये बड़े बड़े टाइटल्स देते हैं, उनके बायोग्राफीज पब्लिश करना शुरू कर दिया है। एज अ हीरोइक बना के दिखाते हैं उन लोगों को। तो फंडिंग तो आईएसकेपी के पास बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से पैसे के लालच में तो ये ऑलरेडी लोगों को रिक्रूट कर रहे थे। अब ये फेम के लालच में भी जो भटके हुए इंडियन मुस्लिम्स है और या फिर बाकी रिलीजन के भी लोग हैं उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने ग्रुप में। इन्हीं बायोग्राफीज में से एक अब्दुल रहमान रोगरी की भी बायोग्राफी पब्लिश की गई थी जिसमें बताया गया था कि कैसे इस आदमी ने पहले काबुल एयरपोर्ट पे अटैक किया, फिर ये इंडिया गया, इंडिया में सुसाइड अटैक करने के लिए, लेकिन वहां पहुंचते ही न्यू दिल्ली में इसको अरेस्ट कर लिया गया 2017 में। उसके बाद इंडिया ने इसको एक्स्ट्राडिट कर दिया अफगानिस्तान में। और इसके अलावा 2020 में भी जलालाबाद प्रिजन ब्रेक ऑपरेशन जो है उसमें एक इंडियन मिलिटेंट की इन्वॉल्वमेंट की बात बताई गई है। तो ये सब पिक्चर जो है ये बहुत ही ज्यादा कंसर्न वाली है और इसी की वजह से इंडिया जो है वो इस ग्रुप को बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट मानती है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो चाइना का इन्वेस्टमेंट है वो भी इन लोग को पसंद नहीं आता। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, चाइना को ये ऑलरेडी दुश्मन मानते हैं। इसीलिए ये लोग करते क्या है कि चाइना के इस इन्वेस्टमेंट से जो लोग खुश नहीं है, जो लोग सरकार के खिलाफ है, चाइना के इस इन्वेस्टमेंट के खिलाफ है, जैसे कि बालूचिस्तान वाले लोग हो गए या फिर जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया के लोग हो गए, उनको ये लगातार रिक्रूट करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ दोनों इंडिया और पाकिस्तान के लिए इसने एक अफिलिएटेड सब ग्रुप बनाया है, इस्लामिक स्टेट हिंद प्रोविंस और इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान प्रोविंस, और भी ज्यादा अपना जो रिक्रूटमेंट है उसको तेजी से करने के लिए और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। तो ये सब रीजन है जिसके बारे में मैंने बताया, जिसके थ्रू ये धीरे धीरे आईएसकेपी अपना इन्फ्लुएंस है वो पूरे सेंट्रल और सदर्न एशिया में बढ़ा रहा है, और जिसकी वजह से यहाँ की कंट्रीज इसको एक थ्रेट की तरह देख रही हैं और इससे डरी हुई हैं ना। अब यहाँ सवाल उठता है कि तो क्या किया जा सकता है, कैसे इनको एफिशिएंसी के साथ टैकल किया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहले मैं अगर आप लोग को बताऊं तो सबसे पहले तो जितनी भी कंट्रीज है उनको एक साथ आने की जरूरत है। मल्टीलेटरल ग्रुप जैसे कि एससीओ वगैरह है, उसमें सारी कंट्रीज को यूनिलेटरली ये डिसाइड करने की जरूरत है कि हम लोग किसी भी तरीके के टेररिज्म को प्रमोट नहीं करेंगे, उसके खिलाफ जितना ज्यादा सख्ती से हो सकता है एक्शन लेंगे, उनको अपने यहाँ पनपने नहीं देंगे। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि कुछ कंट्रीज को ऐसा करने में हो सकता है प्रॉब्लम हो, क्योंकि वो लोग टेररिज्म को एज अ स्टेट पॉलिसी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म का जो डिस्टिंक्शन है उसको मिटाना पड़ेगा। टेररिज्म टेररिज्म ही होता है। आप लोगों को पता होगा कि जब भी इंडिया किसी बड़े टेररिस्ट को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टेररिस्ट डिक्लेयर करने की कोशिश करता है, तब चाइना और पाकिस्तान इसमें बीच में रुकावट खड़ा कर देते हैं। तो ये सब करना बंद करना पड़ेगा, तभी जाके सदर्न एशिया और सेंट्रल एशिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स का हल निकल पाएगा। चाहे वो कनेक्टिविटी को लेकर प्रॉब्लम हो गया, चाहे वो एनर्जी की प्रॉब्लम हो गई, चाहे वो टेररिज्म की प्रॉब्लम हो गई। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन की तरह डिजिटल जुडिशियल कॉपरेशन नेटवर्क बना सकते हैं सारी कंट्रीज मिलके एससीओ के अंदर या फिर दूसरे किसी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसके अंदर होगा क्या कि पूरा डाटाबेस सारी कंट्रीज एक्सेस कर पाएंगी। कोई भी टेररिस्ट के बारे में किसी एक कंट्री में कोई नॉलेज होगी तो वो चीज पूरा ये लोग शेयर कर देंगे डाटाबेस में, जिसकी वजह से वो टेररिस्ट बाहर के कहीं और किसी दूसरी कंट्री में भी चला जाता है या फिर कोई अटैक करने के लिए किसी दूसरी कंट्री में जाता है तो उसको आसानी से पकड़ा जा सकेगा या फिर उसे अटैक करने से रोका जा सकेगा। साथ ही साथ जुडिशियल प्रोसीडिंग में भी ई एविडेंस का इस्तेमाल करके भी उसको पनिशमेंट बाद में दिलाया जा सकेगा। इसके अलावा सबसे बड़ा जो एक्शन होना चाहिए सारी कंट्रीज का वो ये कि इनका जो आइडियोलॉजिकल स्प्रेड है उसको किसी भी तरीके से रोकें।
सबसे पहले जिस जिस मेथड के थ्रू ये अपनी आइडियोलॉजी फैला रहे हैं, चाहे वो टिकटॉक हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, उन चैनल्स को या उन अकाउंट्स को बैन करना चाहिए। अपने यहाँ जो एजेंसीज है उनको इस चीज में ट्रेन करना चाहिए कि कैसे वो लोग इस आइडियोलॉजी को स्प्रेड होने से रोके, और साथ ही साथ जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जिनको आसानी से ये लोग टारगेट कर सकते हैं, उसमें इनके अगेंस्ट में काउंटर प्रोपेगेंडा भी चलाना चाहिए, ताकि हम लोग अपनी बात रख सके और इन लोग का जो असली चेहरा है वो लोगों के सामने आ सके। तो ये सब थे मेरे व्यूज। बाकी आपको क्या लगता है, आप मेरे को बताइए कमेंट में कि कैसे इन लोग को काउंटर किया जा सकता है। और साथ ही साथ ये जो वीडियो है इसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।